हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को वर्ष 2024-25 के लिए 58,444 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 40,446 करोड़ रुपए हैं। कुल राजस्व व्यय 45,926 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। 2023-24 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 5,480 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लीव एनकैशमेंट और ग्रेजुइटी से संबंधित बकाया का भुगतान 1 मार्च 2024 से चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल 2024 से 4% की दर से महंगाई भत्ते की किस्त भी जारी की जाएगी। 1 अप्रैल 2024 के बाद प्रदेश के कर्मचारी अपने सेवा काल में कम से कम 2 बार LTC की सुविधा ले पाएंगे। दिहाड़ीदारों को 25 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 400 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। वहीं पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट को मिलने वाले 7,000 रुपए प्रति माह को बढ़ाकर 7,500 रुपए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने पर पुरस्कार राशि बढ़ाकर 3 से 5 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। वहीं विधायक प्राथमिकताओं के वित्तीय पोषण की वर्तमान सीमा को 175 करोड़ रुपए बढ़ाकर 195 करोड़ रुपए किया गया है। विधायक ऐच्छिक निधि को 13 लाख रुपए से बढ़ाकर 14 लाख रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र कर दिया गया। वहीं विधायक क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत प्रति विधानसभा क्षेत्र राशि 2.20 करोड़ रुपए की गई है। 2024-25 में 1,000 करोड़ रुपए उन कार्यों पर खर्च किए जाएंगे जो पूरा होने के करीब है। वहीं बजट में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। इसके तहत बेरोजगार युवाओं को प्राकृतिक खेती के लिए प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं को 40 रुपए तथा मक्की को 30 रुपए प्रति किलोग्राम की न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। ये बजट व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की रेखांकित करते हुए प्रकट किया गया है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पिछले कई सालों से ध्यान नहीं दिया गया। जो हमारे प्रदेश में कृषि पर आधारित 69% के करीब अपना जीवन यापन निर्वाह करते हैं, वो कृषि से विमुख हो रहे हैं। हमने प्रयास किया है कि अगर आत्मनिर्भर हिमाचल को बनाना है तो समाज के सभी वर्गों का उत्थान किया जाना सुनिश्चित करना पड़ेगा। समाज का एक वर्ग संसाधन से भरा पड़ा हो और दूसरे वर्ग की कोई पूछ ना हो तो समाज कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमने समाज के सभी वर्गों को टच किया और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नियमों में परिवर्तन किया, अर्थव्यवस्था में कानूनों में परिवर्तन किया और एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव हमने रखी है। पिछले बजट में हमने अपने प्रदेश में और समाज में एक सोच को विकसित किया कि हमें हमारे हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य के रूप में उभर कर आना है और उस दिशा में हमने धरातल पर बहुत अधिक कार्य किया। उसके परिणाम आपके सामने कुछ समय में आने वाले हैं। इसमें हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि को महत्व दिया है। जिस MSP के लिए आज किसान सड़कों में दिल्ली में बैठे हैं, हमने अपने प्राकृतिक सौंदर्य और जलवायु को समझा और प्रयास किया कि हमें अपने जलवायु और स्वच्छ वातावरण के अनुसार खेती को बढ़ावा देना चाहिए। इस दृष्टि से हमने कहा कि जो लोग यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे और जो दूसरी खादें उनका प्रयोग नहीं करेंगे, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करेंगे, जहर मुक्त खादों का जो प्रयोग करेंगे, उसमें हमने 2 चीजों को लिया। हमारे यहाँ गेहूं होती है और मक्का होती है।
और शिमला में बागवान हमारे होते हैं। और हमने गेहूं का पहली बार प्रदेश के इतिहास में 40 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस को घोषित किया है गेहूं की, और मक्का के गेहूं के भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 30 रुपये घोषित किया गया। दूसरा, इसका परिणाम अभी हम इसको लागू 1 मार्च 2024 से ही कर रहे हैं। फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े, हमने पूरा स्टडी किया, पूरा अध्ययन किया। हम 14 लाख घंटे हम मनरेगा के तहत हम लोग काम करते हैं, मनरेगा की मजदूरी करते हैं। 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता है, घंटों में पूरा हम करेंगे। अब 100 दिन के लोगों में हर दिन रोजगार महिलाएं अधिकतर करती हैं। पूरे प्रदेश में मनरेगा का जो बजट भारत सरकार से आता है, उस पर हम टॉप अप पिछले साल हमने 16 रुपए का दिया। मैंने सोचा कि अगर अर्थव्यवस्था को हम सीधे और तेजी से आगे बढ़ना है और 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना है और 2032 तक हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाना है, तो हमें इस पर जरूर फोकस करना पड़ेगा। और पहली बार 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। 60 रुपीज की बढ़ोतरी कभी नहीं हुई। अब गांव के जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। भैंस के दूध में हमने 23 रुपए की वृद्धि की और 55 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर दिया है। हमने ये पैसा जो हम दुग्ध उत्पादक और किसान को दे रहे हैं, अपनी एक्साइज पॉलिसी में परिवर्तन किया। वो एक्साइज पॉलिसी थी कि जब हमारी शराब के ठेकों की नीलामी होती थी, शराब के ठेकों की नीलामी से हमें रिन्यू कर दिया जाता था। एक समय के लिए तो रिन्यू ठीक होता है, लेकिन कंटिन्यूटी में 3-4 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया और उससे आय कम होती थी। हमने उसको ऑक्शन किया, जो रिन्यू करके 130-40 करोड़ रुपए की आय होती थी। जब हमने ऑक्शन किया तो 40% की उसमें वृद्धि दर्ज की गई और 140 करोड़ से वो 359 करोड़ रुपया हो गया, 359 करोड़ रुपया हो गई। और हमने देखा कि हमने उस पर 10 रुपए का मिल्क सेस लगाया। पिछली सरकारें कभी हिम्मत नहीं कर पाई कि कोई सेस लगाया जाए, कोई वो लगाया जाए, पर हमने किसान और दुग्ध उत्पादक के लिए सेस लगाया और हमें अनुमानित है कि 116 करोड़ रुपया हमें 31 मार्च तक मिल जाएगा, जिसमें से 85 करोड़ रुपया आ चुका है। अब ये पैसा उनका है और इस तरह हम कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगे बढ़े हैं। हमने एक चीज कही है कि हमें जो भारत सरकार से लेने हैं, अगर वो पैसा ही हमें अपने मिल जाए तो जो हमारे लोन का कर्जा हिमाचल के प्रदेशवासियों पर चढ़ा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति पर 1,02,000 रुपए का कर्जा 75 लाख की जनसंख्या पर चढ़ा हुआ है, तो उस 22,000 करोड़ रुपए अगर हमें वो मिलता है, जिसमें कि हमें भारतीय जनता पार्टी के सहयोग चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता चाहेंगे तो मैं कह सकता हूं कि एकदम ये पैसा हमें मिल सकता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों का एनपीएस का है, हमारा पीडीएनए का 9,000 करोड़ रुपया है, हमारा बीबीएमबी का 4,500 आंकड़े इसके लगभग हो सकते हैं रुपया है। ये सब चीजें अगर हमें मिल जाती समय के अनुसार तो हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होती। शिक्षा के स्तर में भी हम महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहे हैं। पहली बार 40 वर्षों में
शिक्षा नीति में व्यापक सुधार हम कर रहे हैं। उसके बारे में हमने पूरा ये जो बजट था पूरा डिटेल में इसलिए दिया कि आने वाले समय में हम इस दिशा में अगले 4 साल तक बढ़ते रहेंगे। ये 1 साल के लिए नहीं है, इसकी कल्पना हमें आगे बढ़ते रहेंगे। और जो हमने गारंटियां पूरी की है, पहली गारंटी हम लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से 25 तारीख को पूरा करने जा रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे हमारे संसाधन बढ़ेंगे, हमारी आर्थिकी मजबूत होगी, पूरे प्रदेश में जो हमने वादा किया है उसको पूरा करेंगे। हमारी सरकार पारदर्शिता में विश्वास रखती है, ट्रांसपेरेंसी में बहुत विश्वास रखती है, मॉरलिटी में विश्वास रखती है, ऑनेस्टी में विश्वास करती है। 14 महीने के एक कार्यकाल में एक भी मंत्रिमंडल के सदस्य, एक भी किसी हमारे नेता पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने अगर ट्रांसपेरेंसी की है तभी हम आगे बढ़ेंगे। मैं किसी पर और पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कड़े से कड़े फैसले लेने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि प्रदेश के हितकारी सरकार वही होती है जो प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करे, प्रदेश की महिलाओं का सम्मान करे, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, मजदूर को उचित दिहाड़ी मिले। ये सब चीजें आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर इंगित करता है। हम सब लोग मंत्रिमंडल के सदस्य दिन रात मेहनत करते हैं, नई योजनाएं लाते हैं, नई सोच को विकसित करते हैं, फिर आपके सामने ये प्रस्तुत करते हैं। आप देखते हैं कि शिमला का ये जो हमारा कृष्णा नगर एरिया है, कई लोग बेचारे बहुत गरीब हैं, उनके जीवन यापन में कैसे सुधार लाया जाए, तो हमने वाल्मीकि समाज के लिए, हमारे महर्षि वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता थे और राम मंदिर का भी अभी निर्माण हुआ है। तो जो वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए लोग थे, उनकी जीवन यापन की पद्धति को सुधारने के लिए हमने उन्हें, जिसकी आय 1 लाख रुपए से कम है, 2.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से कम है, तो उसे हमने 3 लाख रुपए की मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया है।